हाई कोर्ट जा सकते हैं रिया के वकील। यहाँ अगर हमारे बंदे रहेंगे तो इसका फायदा हमें हो सकता है। IAS IPS ऑफिसर्स बनाइए। मैं चाहता हूं कि हमारे मुसलमान IAS बने, IPS बने, IRS बने, IFS बने। अगर इस मुल्क को सुधारना चाहते हो, अपना हक लेना चाहते हो, तो ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो। इस्लाम में कई भी जात पात ऊंची नीची बात है नहीं। मैं भगवान गणेश जी से प्रार्थना करता हूं। आज मैं हिंदुस्तान का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम करने जा रहा हूं, जिस पर देश के प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और देश के पूरे तंत्र का ध्यान है। मैं किसी प्रकार की पूर्व मनोदशा लेकर ना जाऊं। भगवान गणेश जी, आप बुद्धि के देवता है, मैं आपसे विवेक की प्रार्थना करता हूं। मैं साथ ही इस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण संविधान का मुद्दा है और इसलिए मैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। बाबा साहब जी, आपने तमाम चीज़ों को छोड़कर जिन पिछड़ों दलितों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी, सत्ता से टकराव किया, उन्हीं के अधिकारों को जब छीना जा रहा हो तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए शुरू की गई ये लड़ाई है। मुझे आपका आशीर्वाद मिले, ये मैं आपसे चाहता हूं। और मैं जब किसी ऐसे विषय पर लड़ रहा हूं तो मेरी आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज जी से मैं प्रार्थना करता हूं। महाराज जी, आपने उन तमाम शक्तियों से लड़ाई मोल ली, शत्रुत्व मोल लिया जो सबसे शक्तिशाली थे। आज मेरे विरुद्ध अमेरिका, ब्रिटेन और तमाम देशों से लेकर हिंदुस्तान के कोने कोने तक फैलाया गया शत्रुत्व के सामने मुझे खड़े होने की आप प्रेरणा दे, हिम्मत दे। सत्य के लिए कभी भी कोई समझौता न करने का अपना जीवन रहा है, वही ज्ञान आप हमको दे। आपके जीवन में एक बार का प्रसंग मुझे आज याद आता है। जब आपने इतने बड़े शत्रु से लड़ने का निर्णय किया तो एक सरदार ने कहा कि अरे शिवा, तुम जानते हो कि तुम्हारा दुश्मन कितना बड़ा है? तो आपने कहा था, महाराज जी, आपने कहा था कि असत्य कितना बड़ा होने पर सत्य ने उसके सामने शरण जाना चाहिए। तो उस सरदार ने जवाब समझ लिया था। आज मेरे सामने कितना भी बड़ा असत्य क्यों ना खड़ा हो, मैं मेरे इस छोटे से सत्य के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकूं, इसके लिए मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। इसके साथ ही मैं दर्शकों से भी प्रार्थना करता हूं, मैं आपका भी अभिवादन करता हूं। मैं तमाम दर्शक, क्योंकि मेरे परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं, छोटों ने भी मुझे इसमें मदद की है, लेकिन मुझे विरोध करने वाले को मैं ये कहना चाहता हूं, मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती दरबारों में। मैं शब्दों की दीपशिखा हूं आंधी आ रे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है आंधी यारों से लड़ने की, राजमहल में राज मुकुट के आगे तन कर खड़े रहने की। उस पत्रकार का मर जाना बेहतर है जो खुददार नहीं, देश जले और मैं ना बोलूं ऐसा मैं गद्दार नहीं। नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के बोल रहा हूं और आप आपका पसंदीदा कार्यक्रम बिंदास बोल देख रहे हैं। आज का बिंदास बोल इसलिए भी ऐतिहासिक है कि ये विश्व का पहला कार्यक्रम बन गया जिस कार्यक्रम को रोकने के लिए और मेरा विरोध करने वाले और उस विरोध के आग में, उस विरोध के झूठ में मेरे ही अपने जो मेरे साथ आने से कतरा रहे हैं, मैं प्रश्न पूछता हूं। आज ये कार्यक्रम होने के पहले ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ कैंपेन चला, इस कार्यक्रम को रोकने के लिए अभियान चला। ट्विटर ने सस्पेंड करने से मना किया, उसके बाद फेसबुक पे गए, वहां मना किया, उसके बाद अब पुलिस स्टेशन में गए। यह कार्यक्रम ना हो इसलिए 1760
थानों में अर्जी दी गई, सैकड़ों जगह पर एफआईआर हुए, फिर भी नहीं रुके। उसके बाद देश के 1700 तथाकथित सेलिब्रिटियों ने केवल गैर भाजपा मुख्यमंत्री को ही क्यों पत्र लिखा, लेकिन वो भी नहीं रोक पाए। उसके बाद 91 आईएएस आईपीएस ने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, फिर भी वो 91 रोक नहीं पाए। सर्वोच्च न्यायालय गए, न्यायालय ने रोकने से मना किया। उसके बाद उच्च न्यायालय गए, पहला स्टे लिया। हिंदुस्तान ने विश्व के इतिहास में न्यूज चैनल को रोकने का यह पहली घटना थी। उसके बाद फिर सरकार के पास गए, सरकार ने भी रोकने से मना किया। फिर हैदराबाद हाईकोर्ट गए, आज हाईकोर्ट ने भी रोकने से मना किया। तो मेरे गेट पर आकर कट्टरपंथियों ने स्टूडियो के अंदर घुसने का प्रयास किया। वीडियो आप देख सकते। क्या इस कार्यक्रम में ऐसा क्या है? मेरा प्रश्न है कि इस कार्यक्रम में ऐसा क्या है? आखिर काम बंद करें। ठीक है, ये तो पहला वीडियो है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि इस कार्यक्रम को रोकने का ऐतिहासिक प्रयास हुआ, कोई फ्रंट नहीं छोड़ा। बाकी लिस्ट में तो कुछ रह गया हो कि जिसमें धमकी देना हो या मुझे मेरा पूरा कर्जा भर देने के लिए तैयार है, ऐसा लिखित में हमारे ब्यूरो चीफ के मोबाइल पर व्हाट्सएप करना हो। लेकिन सुरेश चौहान के बोले ना, मित्रों मेरे पास क्या है, वो कितना गंभीर है, ये शायद आप नहीं समझ रहे हो। लेकिन जिनके विरुद्ध मैं बोलने जा रहा हूं ना, उन्होंने खुद बता दिया है कि बहुत बड़ा गंभीर मामला है। अन्यथा मैंने ऐसी कोई नई चीज नहीं बोली है जो मैं सुदर्शन पर 15 वर्षों से नहीं बोलता हूं। लेकिन बड़ी गंभीर चीज है। चीज क्या है? आज मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई कि मैं गैर कानूनी बातें करता हूं। मैं कोई गैर कानूनी बात करता तो 15 वर्ष सुदर्शन आप ही नहीं चलने देते। सबसे ज्यादा किसी चैनल के विरुद्ध कंप्लेंट हुए तो सुदर्शन के विरुद्ध हुए, लेकिन कभी भी कोई कंप्लेंट सिरे नहीं पहुंच सकी क्योंकि वो फर्जी थी। इस बार भी वैसा ही हुआ। लेकिन आज मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये मुझे प्रस्तावना इसलिए करनी पड़ी क्योंकि आज मैं कितनी कठिनाइयों के बाद आपके सामने खड़ा हूं, ये मैं आपको बता सकूं। मित्रों, आज का मुद्दा बहुत संवेदनशील है। इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि शायद खून में लोगों की आदत पड़ गई है कि ऐसे मसले को हाथ ही न लगाया जाए जिन मसले पर, मुद्दों पर विरोध होता हो। विरोध संवैधानिक नहीं है, विरोध असंवैधानिक है। मैं जो कर रहा हूं यह संवैधानिक कर्तव्य है, लेकिन हुआ तो विरोध के नाम से आप चुप रह जाएंगे। मैंने कहा ना छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन का कि कितना बड़ा असत्य हो जिसके सामने सत्य ने झुकना चाहिए, कितना भी बड़ा हो नहीं झुकना चाहिए। मित्रों, आज का गंभीर मुद्दा है। विभाजन के बाद भी इस देश में मुस्लिम भाइयों को गले लगाकर रखने वाले हिंदू समाज के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाकर यह कहा गया कि हम भेद की बात करते हैं। हम भेद की बात नहीं करते। भेद की बात केवल मुसलमान को मुसलमान कहने से भेद की बात है। तो मुसलमान को क्या कहूं? आप उत्तर दीजिए। जो शब्द आप तय करेंगे, माननीय सरकार, माननीय न्यायालय तय करेगी। मैं उस प्रश्न उत्तर को या उस शब्द को मानने के लिए प्रतिबद्ध हूं, क्योंकि मैंने लाइसेंस लेते हुए कहा है कि मैं कानून का पालन करूंगा। मुसलमान को मुसलमान मैं ना कहूं और आप कहें। आप क्या कहते हैं? ये देखिए, हैदराबाद का गद्दार ये नमक हराम क्या कहता है, सुनिए। ये खुद जब कहता है कि मुसलमान पुलिस में होने चाहिए, तो ना कोई आईएएस ऑफिसर, ना आईपीएस एसोसिएशन, ना पुलिस फाउंडेशन उसको ट्वीट करके कार्रवाई की मांग करता है। देखिए, कि हमारे मुसलमान आईएएस बने, आईपीएस बने, आईआरएस बने, आईएफएस बने, सियासी मैदान पे हम लड़ते हैं, लेकिन हमारी फाइल्स को दबा दिया जाता है। इसलिए क्योंकि वो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की कुर्सी पर मेरा अपना कोई भाई नहीं है, गैर है, तो उसको दबा देता है। मैं यहां लगूंगा, इसलिए जरूरी है। मैं चाहता हूं कि हमारे मुसलमान आईएएस बने, आईपीएस बने, आईआरएस बने, आईएफएस बने, सियासी मैदान पे हम लड़ते हैं, लेकिन हमारी फाइल्स को दबा दिया जाता है। इसलिए क्योंकि वो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की कुर्सी पर मेरा अपना कोई भाई नहीं है, गैर है, तो उसको दबा देता है। मैं यहां लगूंगा,
इस भीड़ के पीछे का उन्माद बताता है कि ये केवल अकेला बोल रहा है और इससे कोई असहमत है, ऐसा नहीं है। ये सहमति देने वाले कौन है? आप उत्तर ढूंढिए, मैं आपको और कुछ देता हूं। ये तो चिरकुट है एक राजनीति का छोटा सा। ये देखिए, जो खुद विभिन्न पदों पर है वो भी क्या कहते हैं, सुनिए। एमपीएससी जो है ये अपनी रियासत के लिए ऑफिसर्स का चुनाव करती है। हर रियासत में इस तरह के चुनाव होते हैं और वो जितनी पोस्ट का चुनाव करते हैं, सारी पोस्ट हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमारी ज़िंदगी के सारे अहम मसले ये सारे ऑफिसर्स डिसाइड करते हैं और यही सारी स्कीमें बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ अगर हमारे बंदे रहेंगे तो इसका फ़ायदा हमें हो सकता है। गवर्नेंस में, इक़्तिदार में हमारा कैसा हिस्सा बढ़ सकता है, उसके दो तरीके हैं। या तो आप MP MLA को चुन कर लाइए जो आपके हाथ में नहीं है, या एडमिनिस्ट्रेशन के अहम ओहदों पर आपके बच्चों को सिलेक्ट करके भेजिए। IAS IPS ऑफिसर्स बनाइए, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, BDO, ACP, पुलिस इंस्पेक्टर बनाइए, ताकि आपका जो मुस्तकबिल है वो। इतना ही नहीं, मैं तो आपके पास, मेरे पास सैकड़ों वीडियो है, लेकिन आज एक पहले एपिसोड में, मैं तो सीरीज करने वाला हूं 9 एपिसोड की, लेकिन आज पहले एपिसोड में ये लोग भी है, जाकिर नाइक भी है, यहां तक कि अलकायदा भी है और बहुत कुछ है। ये किसी फीचर फिल्म से कम नहीं है पूरा जो हो रहा है। मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूं, धैर्य रखिए। और एक एक शब्द को आज आपके सामने लेकर आने के पहले मैं गहरा चिंतन मंथन करके आपके सामने खड़ा हूं। मैं जानता हूं कि आज का यह कार्यक्रम कहां कहां क्या क्या बहानों के साथ भविष्य में रोकने की और कोशिशें करने वाला है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक स्लाइड देखिए, मैं इसको लेकर आगे की चर्चा शुरू करने वाला हूं। इसके लिए आपको यह देखना जरूरी है कि तजम्मुल हुसैन संविधान सभा के सदस्य है जो 26 मई 1949 को संविधान सभा में अल्पसंख्यक आरक्षण पर बहस के दौरान बिहार के वरिष्ठ नेता और संविधान सभा के सदस्य हुसैन जोर देकर कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक नहीं हैं। अल्पसंख्यक शब्द अंग्रेजों का निकाला हुआ है, अंग्रेज यहां से चले गए, अब इस शब्द का डिक्शनरी से हटा देना चाहिए। अब हिंदुस्तान में कोई अल्पसंख्यक वर्ग नहीं रह गया है। ये सुरेश चौहान के नहीं, एक सम्माननीय सदस्य जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे वो कह रहे हैं। ये स्लाइड आपको इसलिए देखनी है क्योंकि इसके बाद आपको महत्वपूर्ण बात आगे पता चलने वाली है। अब मैं, कई लोगों ने कहा कि सुरेश तुम ब्यूरोक्रेसी पर कब्जे की बात कैसे कर रहे हो? भाई मैंने तो नहीं कही ना, मेरा प्रमोद तो प्रतिनिधित्व कर रहा था कि इस शो में आने वाले 9 एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। तो ब्यूरोक्रेसी पर कब्जे की बात कौन करता है? अभी तक जो 2 वीडियो आपने देखे वो तो उतने ही थे। अब उससे बड़ा वीडियो है, एक संसद में जाने के लिए चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी का नेता और जो हिंदुस्तान का सबसे महंगा शायर है और बड़ा कैंपेनर है। क्या कहता है देखिए। निजाम बदलना चाहते हो तो सिस्टम का हिस्सा बनो। तसव्वुर करो कि अगर एक थाने में तुम्हारे नाम का एक सिपाही आ जाता है तो थाने का निजाम बदल जाता है। जिस दिन तुम किसी जिले में कलेक्टर बन के बैठोगे, जिस दिन तुम किसी जिले में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन के बैठोगे, उस दिन जिले का हाल क्या होगा। अगर इस मुल्क को सुधारना चाहते हो, अपना हक लेना चाहते हो तो ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इंजीनियरिंग पढ़ा लोगे बच्चों को, डॉक्टरेट पढ़ा लोगे बच्चों को, अपने बच्चों को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना दोगे, अरबपति बन जाओगे, तुम्हारा फायदा होगा, खुद का फायदा होगा। लेकिन अगर नस्लों का फायदा करना चाहते हो तो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो, पावर अपने हाथ में लो। निजाम बदलना चाहते हो तो सिस्टम का हिस्सा बनो। तसव्वुर करो कि अगर एक थाने में तुम्हारे नाम का एक सिपाही आ जाता है तो थाने का निजाम बदल जाता है। जिस दिन तुम किसी जिले में कलेक्टर बन के बैठोगे, जिस दिन तुम किसी जिले में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन के बैठोगे, उस दिन जिले का हाल क्या होगा। अगर इस मुल्क को सुधारना चाहते हो, अपना हक लेना चाहते हो तो ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इंजीनियरिंग पढ़ा लोगे बच्चों को, डॉक्टरेट पढ़ा लोगे बच्चों को, अपने बच्चों को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना दोगे, अरबपति बन जाओगे, तुम्हारा फायदा होगा, खुद का फायदा होगा। लेकिन अगर नस्लों का फायदा करना चाहते हो तो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो, पावर अपने हाथ में लो। ये मैंने तो नहीं कहा, जिन्होंने कहा वो क्या कहते हैं ये बताने के लिए मैंने आपके सामने प्रोमो रखा था, जिसको लेकर ऐतिहासिक विरोध हुआ
लेकिन माननीय कोर्ट ने कहा कि किसी प्रोमो को लेकर आप पूरे शो की व्याख्या नहीं कर सकते, और इसलिए उस प्रोमो का बस कुछ लाइनों का हिस्सा मैंने आपके सामने बताया है। ये लोग जो कह रहे हैं, ये जीना ने कभी कहा था कि आपको ब्यूरोक्रेसी में घुसना चाहिए, तभी इस देश का विभाजन संभव है। ये बात करने वाले लोग इस देश के 150 करोड़ हिंदुस्तानियों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और जो हिंदुस्तान का दुश्मन है उसका मैं दुश्मन हूं। क्योंकि मित्रों, हम ऐसा मानते हैं कि जो आईएएस बनता है, जो अधिकारी बनता है, जो सरकार का प्रतिनिधि बनता है, वो साधारण किसी राज्य सरकार की व्यवस्था से बने, वो चपरासी हो या इस देश का चीफ सेक्रेटरी हो, हम ये मानते हैं कि उसकी कोई जाति नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है। मैं हिंदू को भी नहीं कहूंगा कि वो न्यायाधीश हिंदू बनकर बैठे, ना मैं पुलिस के किसी थानेदार को भी कहूंगा कि वो हिंदू बनकर काम करे। उसके लिए तो वो हिंदुस्तानी बनकर काम करना चाहिए ना। लेकिन जब एक पूरे समाज की लीडरशिप कितनी, तो मैं 1000 से ज्यादा वीडियो दिखा सकता हूं जो कहती है कि अगर आपको न्याय चाहिए, आपको अपने लोगों के लिए फेवर करना है, आपको सिस्टम पर कब्जा करना होगा, तमाम बातें। थोड़ा सा ही वीडियो मैंने आपको दिखाया है क्योंकि समय की कमी की कारण है। अगर एक तरफ ये लोग ऐसा कह रहे हो, दूसरी तरफ देश में एक ऐसा प्रश्न करोड़ों लोगों ने सोशल मीडिया पर पूछा हो जिसका उत्तर यूपीएससी नहीं दे रही हो, जिसका उत्तर लेकर देने की प्रयास न्यायालय के द्वारा नहीं हुए हो या होने के बाद भी पूरे नहीं हुए हो, इस देश की सरकार ने भी इसके लिए कोई पहल नहीं की हो कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि आखिर आईएएस आईपीएस में हमारे मुसलमान भाइयों की संख्या कैसी बढ़ रही है। सवाल तो पूछा गया। ये प्रश्न पूछने वाला मैं पहला व्यक्ति नहीं हूं, ये तो पिछले कई वर्षों से, 4-5 वर्षों से सोशल मीडिया पर फ्लोट कर रहा है, लेकिन ये प्रश्न को कोई वाचा नहीं दे रहा है। और एक तरफ अपना धर्म का नाम लेकर अधिकार मांगने वालों की फौज संख्या में खड़ी है, तो दूसरी तरफ ये प्रश्न है, उसका उत्तर नहीं है। तो क्यों ना मैं उस उत्तर के दिशा में प्रयास करूं, क्योंकि जब तक ये उत्तर नहीं मिलेगा तब तक भाईचारा नहीं रहेगा, एक दूसरे के बारे में मन में द्वेष रहेगा, शंका के नजर से देखा जाएगा, सत्ता के अधिक फेवर का बहाना बनाकर भी मन में द्वेष उत्पन्न होगा। इसलिए मैंने इस प्रश्न को खोजने का प्रयास किया कि आखिर लोगों के मन में प्रश्न क्या है। जब मैं ये कहता हूं कि संख्या बढ़ रही है तो प्रश्न उठाया गया कि अरे कहां बढ़ रही है। अरे भाई, इस देश के अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ट्वीट करके खुद बता रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में यह संख्या डबल हुई है। और मैं आपको चार्ट दिखाता हूं, एक स्क्रीन पर आपके चार्ट आ रहा है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि संख्या 140% तक भी बढ़ी है। कितनी? 140, 140%। मैं 2011 को बेस मानकर आपके सामने यह चार्ट दिखा रहा हूं। 2011 इसलिए क्योंकि 11, 21 या 2001 ये जनसंख्या के नियंत्रण, जनसंख्या काउंटिंग के वर्ष हैं। ये देखिए, 21 को बेस माना है। मुस्लिम उम्मीदवारों का प्रतिशत 21 जो लिखा है वो बेस है, वो संख्या है 2011 की। 2015 में यह प्रतिशत 80 होता है, 2016 में यह प्रतिशत 140 होता है, और 2017 में यह प्रतिशत 140 होता है, 2019 में यह 120 होता है। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर इतने गति से कोई संख्या बढ़ रही है, ऐसा लोकतांत्रिक व्यवस्था में सवाल पूछना भी गुनाह है क्या? अगर गुनाह है तो यह सवाल ही उत्पन्न ना हो। इतनी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था क्यों नहीं निर्माण करते? आपने ऐसी व्यवस्था निर्माण नहीं की, इसलिए यह प्रश्न पूछा गया। और इसलिए यह ध्यान से सुनिए, इसमें मैं यह भी आपको बताऊं कि यह आंकड़ों में 1-2% इधर उधर हो सकता है, इसलिए क्योंकि यूपीएससी का सरकार से अनुदान लेने के लिए तो धर्म बताने वाले लोग अपने लिस्ट में धर्म नहीं बताते। खास करके यूपीएससी जब रिजल्ट लगाती है तो नाम पढ़कर उसका अनुपात निकालना पड़ता है, और ये विभिन्न वेबसाइटों के सोर्सेज से लेकर हम आपके सामने ये आंकड़ा रख रहे हैं। उसके बाद चलिए ये मैं आपको इस तरफ से दिखाता हूं फुल स्क्रीन में। सफल मुस्लिम उम्मीदवारों का प्रतिशत बढ़ा। कितना बढ़ा? 2015 में 37, 16 में 50, 140,
क्योंकि बेस हमने 2011 का रखा। 17 में 51 मतलब 140, 2019 में 44 मतलब 120, आधार वर्ष 2011 सफल उम्मीदवारों के प्रति ये वर्ष हमने रखा। अब मुझे बताइए 140% कोई सामान्य प्रतिशत तो नहीं है। अब आगे कोई कहेगा कि आंकड़े कम हैं, प्रतिशत को क्यों देख रहे हो, उसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। मित्रों 140% जब कहा जा रहा है तो आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि अचानक कैसा बढ़ रहा है। क्या 140 के आसपास, मैं 100 कहता हूं, 80 कहता हूं, क्या कोई कम्युनिटी इंजीनियरिंग में, डॉक्टर में या अन्य बाकी चीजों में इस गति से बढ़ रही है? क्या नहीं बढ़ रही है? तो फिर यूपीएससी में कैसी बढ़ रही है? प्रश्न तो है। लोकतंत्र में प्रश्न पूछना स्वाभाविक है और ये प्रश्न पूछना अपराध नहीं है, तो उसका उत्तर देना आपका कर्तव्य भी है। और इसलिए मैं आपको यह प्रश्न पूछता हूं। हां, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यूपीएससी पर मैंने सवाल कैसे उठाया, यह प्रश्न करने वाला भी एक वर्ग को खड़ा किया गया। अरे भाई, जिस लोकतंत्र में इस देश के न्यायपालिका से लेके, कार्यपालिका से लेके, देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और उसके लिए कैबिनेट के द्वारा लिए गए फैसलों पर भी चर्चा हो सकती है, संसद ने बनाए हुए कानून पर भी चर्चा हो सकती है, लिखे हुए संविधान पर भी चर्चा हो सकती है, तो यूपीएससी पर क्यों नहीं होनी चाहिए? खास करके तब जब यूपीएससी की सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह न्यायालय के सामने इसकी बहस हुई है और यह बहस 2018 में माननीय न्यायालय के सामने जब गई और उनको कहा गया कि ये जिस प्रकार से आप स्केलिंग करते हो, मतलब किसी को ज्यादा मार्क्स किसी विषय में मिले हैं तो आप उसको कम कर सकते हो, कम मिले हैं तो ज्यादा कर सकते हो, और उसको आप स्केलिंग कहते हो, इसका क्या प्रोसीजर है? तो यूपीएससी कोर्ट में ये कहती है कि यह हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हम किसी को नहीं बता सकते कि हम ये क्यों कर रहे हैं। जिस देश में सूचना के अधिकार के कानून के लिए लाखों करोड़ों रुपए का खर्च होता हो, जिस कानून को लाकर उसका उपयोग करने वाले सूचना के क्रांतिकारी में सहभागी होने वाले योद्धाओं की सैकड़ों की संख्या में जानी जाती हो, जिस देश का प्रधानमंत्री हर चीज को ट्रांसपेरेंसी की आग्रह के साथ करता हो, उस देश में यूपीएससी ऐसा क्या हो गया भाई? और यूपीएससी ब्रह्मदेव हो गया कि उसके खिलाफ आप या उसके ऊपर आप प्रश्न भी नहीं उठा सकते? ऐसा कैसे हो सकता है? प्रश्न तो उठ सकता है, प्रश्न मेरे ऊपर भी उठ सकता है, किसी के ऊपर भी उठ सकता है। मित्रों, यूपीएससी के इस प्रश्न का सबसे बड़ा कारण है बढ़ती ऐसा संख्या, ऐसा आंकड़ा जो कि हजम नहीं होता, इसलिए प्रश्न उठा। अब ये प्रश्न क्यों उठा, तो मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं। यह चार्ट भी सोशल मीडिया पर घूम रहा है, सरकार के पास में आरटीआई के तौर पर यूपीएससी के पास भी गया है। यूपीएससी ने जवाब नहीं दिया तो लोगों ने हमको अप्रोच किया तो हमने प्रश्न उठाया है। यह चार्ट देखिए, जिस चार्ट में परीक्षा देने वाला गैर मुस्लिम और मुस्लिम, इनका आंकड़ा कैसे आता है मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, जगर ये तो इंटरव्यू के फायदे का शाह फैजल का है। दूसरा, पहला ग्राफिक दिखाते हैं, जिस ग्राफिक में हम आपको यह बताना चाहते हैं कि मुस्लिम उम्मीदवारों को इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स पर प्रश्न उठता है। वर्ष 2013 मुस्लिम उम्मीदवार 179, नॉन मुस्लिम 174, 5% का फर्क। 2014 मुस्लिम उम्मीदवार 182, नॉन मुस्लिम 173, 9% का फर्क। अब अगर 18 तक जाएंगे तो आपको 5% से शुरू हुआ यह फर्क 9.5% तक जाएगा, मतलब करीब 5 का डबल। 13 से 18 तक यह प्रतिशत जो गैप है यह डबल हो रहा है इंटरव्यू में। अगर आपको मैं इसको एक आध उदाहरण के साथ समझाना चाहूं तो मैं आपको शाह फैजल का उदाहरण देता हूं। शाह फैजल 2009 का यह उदाहरण है। नाम शाह फैजल, कश्मीर से। अभी जो काफी दिन सरकार के नियंत्रण में रहा, जिसको विदेश भागने से लेकर देश के सरकार ने गिरफ्तार किया, जिसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नोबेल का प्राइज मांगा, वो शाह फैजल 2009 में जब जीत के आया तो उसका
इंटरव्यू में स्कोर था 300 में से 225, इसलिए उसको नंबर 1 मिला। और प्रकाश राज पुरोहित, इसका इंटरव्यू में स्कोर था 1171 और उसको इंटरव्यू में 167, यहां पर हमारे मिस्टेक हुई है, उसको आंकड़े को ठीक करते, मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़ा बताता हूं। 300 में से उसको जो शाह फैजल को मार्क्स मिले हैं वो 100 एंड शाह फैजल को मिले हुए मार्क्स का आंकड़ा है 165। मैं मेरे चाहे तो कैमरामैन को इधर दिखाने के लिए कहूंगा कि ये शाह फैजल को मिले हुए आंकड़े हैं। वहां टाइपिंग मिस्टेक के कारण 225 लिखा गया है, ये लिखित में 1136, साक्षात्कार में 225 और लिखित में यहां पर 1171, साक्षात्कार में 165। मतलब यहां लिखित में राज पुरोहित को 35 मार्क ज्यादा है, लेकिन इंटरव्यू में उसको 60 मार्क्स कम हैं। कितने? 60। दोनों मिलके कितने होते हैं? तो यहां दोनों मिलके मार्क होते हैं 95। जो व्यक्ति लिखित में 1171 मार्क लाता हो उसको साक्षात्कार में केवल 165 मार्क मिलते हो और टोटल में वो आदमी के साथ 95 का भेदभाव दिखने का आरोप लगता हो, तब तो कम से कम यूपीएससी ने अपनी साख बचाने के लिए कोई इसका जवाब ढूंढना चाहिए था। 2009 से लेकर मैं आज 20 में 19 के रिजल्ट पर 10 वर्षों की बात कर रहा हूं। 10 वर्ष सवाल उठ रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दिया जा रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो कई पोस्ट पर ऑलरेडी इंटरव्यू को रद्द किया है। रद्द करने का कारण क्या रखा है? क्योंकि उसमें पार्शलिटी होती है, अपने लोगों को फेवर किया जाता है और इसलिए बाकी पोस्ट पर अगर इंटरव्यू हटाए जा सकते हैं तो यूपीएससी में इंटरव्यू का आग्रह क्यों है? क्या डॉक्टर में इंटरव्यू होता है, इंजीनियर में होता है, या इंटरव्यू के लिए मार्क्स है? वो तो जॉब के समय इंटरव्यू होता है। पास होने के लिए मिलने वाले मार्क्स का तो इंटरव्यू नहीं होता है ना। तो जब इंटरव्यू पर ही प्रश्न उठ रहे हो तो इस इंटरव्यू को बंद नहीं करना चाहिए क्या, या उसका समाधान कारक उत्तर नहीं देना चाहिए क्या? और अगर आप मार्क्स का डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस कितना है? वो डिफरेंस इतना निर्णायक है कि 1 मार्क्स से भी जहां पर व्यक्ति की रैंक बदलती हो वहां पर अगर उसका एवरेज 5 से 10 तक या कई वर्षों में 8 से 12 तक जाता हो तो प्रश्न तो उठेगा ना मेरे भाइयों, ये तो उठेगा। ये सिस्टम का सुधार करने का मेरा आग्रह है, किसी पर जातिगत टिप्पणी के आधार पर आरोप करने का नहीं है। षड्यंत्र रचने की बातें तो आप अपनी वीडियो कह रहे हैं, मैं तो बस उत्तर पूछ रहा हूं ना, जिसके लिए आपने मुझे लाइसेंस दिया है, जिसके लिए मेरा कर्तव्य है, और इसलिए ये प्रश्न है जो मैंने आपके सामने रखे हैं। उसके बाद अगली स्लाइड आपको दिखाता हूं। ये सब कुछ जब मैं कह रहा हूं तो इसके द्वारा निकलने वाले जो प्रश्न हैं, इंटरव्यू, एक मॉक इंटरव्यू का मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। ये मॉक है, मैं दावा नहीं कह रहा हूं कि ये कोई असली इंटरव्यू है। तैयारी के लिए तमाम इंटरव्यू लिए जाते हैं, ऐसा ही एक सोशल मीडिया का इंटरव्यू है, मेरा नहीं है। अगर मैं लेता तो आप कहते कि ये मैनेज किया हुआ है। जरा इसको दिखाइए। आपका इंटरव्यू साधारण इंटरव्यू नहीं होगा जी। आपको इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा एक पूर्व राय बना लेनी चाहिए कि आपका इंटरव्यू साधारण औसत इंटरव्यू जैसा नहीं जाएगा। इसके कई कारण हैं, ठीक है ना। एक कारण तो आपकी उम्र बनती है, दूसरा कारण आपका समुदाय बनता है। देखिए, आपका इंटरव्यू साधारण इंटरव्यू नहीं होगा जी। आपको इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा एक पूर्व राय बना लेनी चाहिए कि आपका इंटरव्यू साधारण औसत इंटरव्यू जैसा नहीं जाएगा। इसके कई कारण हैं, ठीक है ना। एक कारण तो आपकी उम्र बनती है, दूसरा कारण आपका समुदाय बनता है। समुदाय का नाम सुरेश चौहान के लेने का पाप नहीं करा है। शुरुआती वीडियो जब करोड़ों लोगों ने देखकर पेछे हुए प्रश्न का उत्तर नहीं बनता तो कर्तव्य के तौर पर मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आकर प्रश्न ही तो पूछ रहा हूं ना, और पूछूंगा, हर कीमत पर पूछूंगा। क्यों कहा जाता है कि आपका इंटरव्यू विशेष होगा? क्योंकि आप एक समुदाय से आते हैं। तो क्या समुदाय पर इंटरव्यू में मिलने वाले ज्यादा मार्कों से इसका संबंध है? अगर नहीं है तो उत्तर दीजिए। आपके उत्तर को भी सुदर्शन उतना ही जगह देगा जितने इस आरोप को लगाने के लिए स्पेस दे रहा है। और मैं आने वाले दिनों में कल से
प्रतिदिन अगले 9-10 दिनों तक इसी सीरीज को लेकर चलने वाला हूं। मैं ये इंटरव्यू लेने वाला, देने वाला, इस पर आपत्ति उठाने वाले को भी जगह देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं। क्योंकि इस देश की जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस देश का महत्वपूर्ण स्तंभ है। वो इतना महत्वपूर्ण स्तंभ है कि देखिए, अगर मैं कहूं तो खबर पालिका जो 4 स्तंभ है, हम लोग खबर पालिका, हम तो बोल ही सकते हैं ना, आवाज ही उठा सकते हैं, हमारा भी प्रिविलेज है। कोर्ट भी हमारे कार्यक्रम पर स्टे नहीं लगा सकता। ये बात हो रही कि एक बार सुदर्शन पे लगा दिया, लेकिन हमारा भी प्रिविलेज है, हमारा भी कर्तव्य, हम काम करते हैं। लेकिन हम एग्जीक्यूटिव नहीं है, हम जाकर हाथ से काम नहीं करवा सकते, हम केवल चिल्ला सकते हैं। दूसरी है विधि पालिका। विधि पालिका मतलब राजनेता। अगर हम इस देश की स्टेबल पॉलिटिक्स को जाकर पिछले 30 सालों की तरफ देखेंगे तो सक्रिय राजनेता की पद पर बैठने की आयु 6 साल के आसपास ही है। मंत्री और प्रधानमंत्री के आसपास रहने वाली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अगर हम मनमोहन सिंह जी को छोड़ दे तो नीचे आने वाले तमाम पदों की आयु तो और कम हो जाती है। तो ऐसे में इस देश का राजनेता अगर स्टेबिलिटी के समय में भी हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे, या जिनको मैं दूसरा प्रधानमंत्री कहता हूं, क्योंकि पहला प्रधानमंत्री तो मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानता हूं, जिन्होंने गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई थी। दूसरे प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र, पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दूसरे चाचा नेहरू, उन्होंने जितना वर्ष इस देश के प्रधानमंत्रित्व पर वो रहे, या मोदी जी जितना रह सकते हैं, इन तमाम वर्षों से भी ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स रहता है, करीब 30 से 40। अगर कोई 20 में भी बन जाने की बात अभी आई है, इस वक्त मेरे पास उसका नाम और आंकड़ा नहीं है, लेकिन वो तो 40 वर्ष रहेगा, देश का चीफ सेक्रेटरी भी बनेगा। तो राजनेता बदलता है, लेकिन एक स्ट्रक्चर है जो बदलता नहीं, जिसका नाम ब्यूरोक्रेसी है। और इसलिए उस ब्यूरोक्रेसी में कोई घुसने की बात करता हो तो प्रश्न उठना चाहिए ना। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश के तमाम निर्णय उसी ने करने हैं। न्यूक्लियर बटन दबाना है क्या नहीं, इसकी पार्श्वभूमि बनाने से लेकर दबाव कहने के बाद वो दबाने तक का, विदेश के साथ संबंध बनाने से लेकर इस देश के व्यक्ति को अंतिम व्यक्ति तक न्याय देने का, या किसी के ऊपर अन्याय करने का भी, ये सब कुछ वही से होता है। मुझे उस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं कि ब्यूरोक्रेसी का कितना महत्व है, लेकिन मैं आपके सामने बस ये रखना चाहता हूं कि अब हमारा क्या क्या आपत्तियां हैं। 10-11 आपत्तियां मैं आज के एपिसोड में रखूंगा, फिर मैं आगे चल के, और आज मैं नेशनल सिक्योरिटी की भी बात करूंगा। कई लोग जो जिनके तार जाकिर नाइक से लेकर अलकायदा तक जुड़े वो भी बताऊंगा। लेकिन मैं आज 10 आपत्तियों के आसपास की कुछ आपत्तियां एक खेल के वीडियो से आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, सामान्यतः किसी भी कंपटीशन एग्जाम को जब हम कहते हैं तो कंपटीशन का मतलब होता है कि आप एक समान लाइन पर सबको खड़ा करते हैं और उस एक समान लाइन से ही दौड़ शुरू होती है। लेकिन क्या सच में दौड़ यूपीएससी में एक समान लाइन पर शुरू हो रही है क्या? नहीं हो रही है। पहले तो ये वीडियो देखिए, फिर उसके बाद मैं आपको इस दौड़ की असमानता के 10 कारण गिनाऊंगा और कैसे उर्दू लेने वाले ही ज्यादा पास हो रहे उसमें यह भी बताऊंगा। चलिए अब आपको ओलंपिक की वीडियो दिखाते हैं, जरा खेल की भी बात कर लेते हैं ना। देश के साल कैसा खेल हो रहा है उसके लिए खेल का उदाहरण। Safa Paul ist der schnellste aus den Blöcken. Jetzt kommt er und jetzt ist Usain Bolt nicht zu halten. Nein, er gewinnt. 9,58 Weltrekord. तो आपने देखा कि दुनिया के किसी भी खेल में आप जब जाएंगे तो वहां पर आपको एक लाइन से शुरुआत होती है। जरा आप ये लाइन देखिए, इस पे आइए। ये लाइन है, पूरे दिखाइए। हाँ, ये लाइन है खिलाड़ियों की यूपीएससी की। यूपीएससी के इस लाइन में क्या स्थिति है? ये तमाम सारे खिलाड़ी एक जगह पर शुरू हुए, लेकिन एक एक करके उन लोगों को आगे आगे बताया जाता है। और क्या बताया जाता है? अगर क्या बताया जाता है तो देखिए, अब ये मेरे सामने जो खिलाड़ी है, इन खिलाड़ियों की स्थिति यह है कि उनको एक एक स्टेप का फेवर दिया जाता है। कैसे फेवर दिया जाता है? अब आगे चलते, पहला फेवर दिखाइए। पहला 2 पर डायरेक्ट मत जाइए, पहला फेवर दिखाइए। हम पहला फेवर यहां पर आपको दिखा रहे हैं
कि अल्पसंख्यक समुदाय का आर्थिक सहयोग मिलता है। पहले तो मैंने आपको खुद बताया कि इस देश के संविधान सभा के माननीय सदस्य ने कहा कि हम अल्पसंख्यक नहीं हैं, हम इसमें भेदभाव नहीं करना चाहते। मेरे पास दुनिया के अल्पसंख्यक कितने प्रतिशत को माना जाए इसके भी आंकड़े हैं, और हिंदुस्तान में अब 2021 की जनगणना होगी तब जब 18% बनने वाला या 11 की जनगणना में 14 साढ़े 14% रखने वाला समाज भी अगर अल्पसंख्यक है तो यह हिंदुस्तान के साथ क्या अन्याय नहीं है, इसकी व्याख्या करनी चाहिए। इस पर पहला बेनिफिट मैं आपको देता हूं कि यहां पर आर्थिक मदद दी जाती है। मैं प्रश्न पूछता हूं इस देश की व्यवस्था को, मैं प्रश्न पूछता हूं इस देश के कर्ता धर्ता को कि मैं हिंदू हूं और एक मेरा मित्र, मेरा सगा, मेरा क्लासमेट, मेरा पड़ोसी मुस्लिम है, हम दोनों मित्र हैं, लेकिन आप उसको परीक्षा में प्रिलिमिनरी के लिए ही 1 लाख रुपए दे रहे हैं। आईएएस बनने, आईपीएस बनने, कंपटीशन एग्जाम के लिए आप उसको आर्थिक सहयोग दे रहे हैं धर्म के आधार पर, और मुझे परीक्षा देनी है तो मेरे भाई को परीक्षा देने के लिए अपनी मां का मंगलसूत्र बेचना पड़ता है, अपने पिता की जमीन को गिरवी रखना पड़ता है। भेद की शुरुआत आप करते हैं साहब, जब मेरा सखा में गले में जिसके हाथ डाल के चलता हूं, दोनों परीक्षा देने शहर आते हैं, सरकार एक को गोद लेती है, एक के साथ दुर्व्यवहार जैसा सौतेला व्यवहार करती है और उसको अपनी दर दर के ठोकरे खाने के लिए छोड़ देती है। मेरे मन में मेरे सगा भाई के प्रति वही से दुश्मनी की शुरुआत होती है कि मैंने क्या दोष किया था, मेरा क्या दोष था, क्या मेरा जाति में धर्म में पैदा होना, हिंदू होना, यह मेरा दोष था? यहां से पहला भेदभाव शुरू होता है और यहां से पहला फेवर शुरू होता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, आप जब एक साथ जब आप अल्पसंख्यक की मदद लेते हो, मुस्लिम होने के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय से मदद लेते हो, दूसरी तरफ आपको तमाम विदेशी फंड लेकर भी मदद करने वाली एनजीओ हो, जिसकी सुविधा मुझे कम से कम विदेशी फंड वाली एनजीओ की तो ना मिलती हो, तो दूसरा भेदभाव होता है। तीसरा भेदभाव उम्र का लाभ। यह उम्र का लाभ कैसे मिलता है? क्योंकि इस्लाम में तो कहा जाता है कि इस्लाम में कोई जाति नहीं होती, लेकिन अल्पसंख्यक बनकर, मुस्लिम बनकर आप अल्पसंख्यक मंत्रालयों का पैसा तो लेते हो, वहां पर आप जाति नहीं हो, धर्म हो, लेकिन जैसे ही आपको ओबीसी का, एससी एसटी का फायदा लेना हो, आप वहां पर मुसलमान से जाति में कन्वर्ट हो जाते हो या एक वर्ग में, ऊंच नीच में, भेद में कन्वर्ट हो जाते हो। और यह करने के लिए आपको कोई धार्मिक गुरु बताता हो तो मैं उसको क्या कहूं, यह वीडियो भी जरा दिखा दीजिए कि कैसे सिखाया जाता है बकायदा कि आप क्या करना है। देखिए यह वीडियो जिसमें भेद बताया जा रहा है कि आप, इस्लाम में तो कोई भेद नहीं है, लेकिन सरकारी योजनाओं का कहीं पर लाभ मिल रहा है तो आपको वो लेने के लिए बनना चाहिए। देखिए आपके सामने ये वीडियो है जो अब्दुल रऊफ जिसमें साफ साफ वो कह रहा है जो है ये अपनी रियासत के लिए ऑफिसर्स का चुनाव करती है। हर रियासत में इस तरह के चुनाव होते हैं और वो जितनी पोस्ट का चुनाव करते हैं, सारी पोस्ट हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमारी ज़िंदगी के सारे अहम मसले ये सारे ऑफिसर्स डिसाइड करते हैं और यही सारी स्कीमें बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ अगर हमारे बंदे रहेंगे तो इसका फ़ायदा हमें हो सकता है। गवर्नेंस में, इक़्तिदार में हमारा कैसा हिस्सा बढ़ सकता है, उसके दो तरीके हैं। या तो ये वीडियो मिसिंग है मैं, लेकिन ये वीडियो आपको दिखाऊंगा जरूर, क्योंकि मैंने दावा किया है। तो हमारे कंट्रोल रूम से इस वक्त ये वीडियो भले ही प्ले नहीं हो रहा हो, मैं आपको इस वीडियो पे दोबारा आऊँगा। जरा पुनः हम उस भेदभाव वाले वीडियो ग्राफिक पर आते हैं। पहला भेदभाव वाले ग्राफिक के तरफ चलते हैं। पहला दोबारा ग्राफिक लीजिए, फ्लोर ग्राफिक।
जल्दी जल्दी सरकारी मदद, एनजीओ मदद, उम्र का लाभ। उम्र का लाभ क्यों मिल रहा है? क्योंकि मुसलमान को ओबीसी का दर्जा दिया जा रहा है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने तो यह दर्जा नहीं दिया ना। बात बात पर बाबा साहब अंबेडकर जी के लाइनों को मत बदलो, फुल स्टॉप कामा भी मत बदलो, संविधान बदलने का आरोप लगाने वालों, यहां तो आप एक तरफ मुसलमान भी, अल्पसंख्यक भी बनते हो, दूसरी तरफ आप ओबीसी भी बनते हो। मुझे यह प्रश्न है, यह प्रश्न इसलिए भी बड़ा है, और मैं इस देश के तमाम ओबीसी नेताओं को, जो कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं, जिसमें शरद पवार से लेकर तमाम नाम आएंगे, क्योंकि इस पर मैं आगे भी कार्यक्रम करने वाला हूं, लिस्ट देने वाला हूं, मैं उनको पूछता हूं कि क्या मुसलमान ओबीसी बनकर जब उसका रिजर्वेशन का फायदा लेता हो तो हिंदू ओबीसी से ज्यादा होता हो, तो भी आप उसका समर्थन करते हैं क्या? मेरा ओबीसी भाई के लिए की गई व्यवस्था आखिर कहां गई? उसको मिलने वाला उसका अधिकार जब छीना जा रहा हो और उसकी संख्या से ज्यादा छीना जा रहा हो, तब तक कम से कम आपको बात करनी चाहिए ना। इसके लिए राजनीतिक मंचों पर बात हो सकती है, संसद में हो सकती है, भाषणों में हो सकती है, सोशल मीडिया पर हो सकती है, तो एक टीवी चैनल की डिबेट में क्यों नहीं हो सकती? और इसलिए उम्र का लाभ यहां पर क्या है? उम्र का लाभ यह है कि अगर कोई मुस्लिम है ओबीसी में, तो उसकी उम्र क्या है? उसको 36 वर्ष तक यूपीएससी में उम्र के फायदे, यूपीएससी में गैर मुसलमान के लिए अधिकतम उम्र है 32 साल, मतलब जिसको मैं जनरल भी कह सकता हूं, दोनों में आता है। यूपीएससी में रिजर्वेशन लेकर बैठने वाले मुस्लिम के लिए उम्र है 35 साल। 3 वर्षों का फर्क यहां पर पड़ता है। तो क्या यह भेदभाव नहीं है? यह क्या कंपटीशन के लिए आप बराबरी का माहौल दे रहे हैं? नहीं। आगे बढ़िए, अगला क्रम है अटेम्प्ट, मतलब कितनी बार आप कितनी परीक्षाएं आप दे सकते हैं। तो जब मेरे ओबीसी भाई के कैटेगरी में घुसकर जब कोई परीक्षा देता है तो उसका कितना है, वो भी जरा दिखा दीजिए। कि जब हमारा जनरल कैटेगरी में परीक्षा देने वाला व्यक्ति है, उसको 6 अटेम्प्ट करने का मौका मिलता है, और जब मुस्लिम, उसको उस बेनिफिट के कारण 9 अटेम्प्ट देने का फायदा उसको मिलता है। तो मुझे बताइए, ये 9 अटेम्प्ट, 3 अवसर ज्यादा मिलना, उम्र का भी लाभ और साथ साथ में उसको ज्यादा बार प्रयास करने का लाभ भी मिलता है, तो क्या यह विरोधाभास नहीं है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। भाषा, हाँ चलिए वो वीडियो दिखाइए जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था, वो वीडियो को दिखाइए। इस्लामिया में तमाम इंसान बराबर है, इनमें कोई ऊंच नीच नहीं, याद रखिए। हाँ, लेकिन अगर हुकूमत कुछ ख़ास तबके के लोगों को कुछ रियायत देना चाहे तो ये रियायत लेना गलत नहीं है, ठीक है। इस्लाम में, शरीयत में कोई ऊंच नीच नहीं है, लेकिन अगर हुकूमत किसी ख़ास तबके को कुछ ख़ास रियायत छूट देना चाहे, इसका फ़ायदा उठाना भी गलत नहीं है। इस्लामिया में तमाम इंसान बराबर है, इनमें कोई ऊंच नीच नहीं, याद रखिए। हाँ, लेकिन अगर हुकूमत कुछ ख़ास तबके के लोगों को कुछ रियायत देना चाहे तो ये रियायत लेना गलत नहीं है, ठीक है। इस्लाम में, शरीयत में कोई ऊंच नीच नहीं है, लेकिन अगर हुकूमत किसी ख़ास तबके को कुछ ख़ास रियायत छूट देना चाहे, इसका फ़ायदा उठाना भी गलत नहीं है। इस्लामिया में तमाम इंसान बराबर है, इनमें कोई ऊंच नीच नहीं। आगे बढ़ते हैं। जिसको मैं भाषा की बात कर रहा था, ये उर्दू भाषा का कैसे फायदा होता है, मैं थोड़ा आगे जाकर और विस्तार से बताऊंगा, बस यहां पर याद रखिए कि इसका भी फायदा होता है। आगे चलते हैं। अगला बेनिफिट क्या मिलता है? अगला बेनिफिट मिलता है विषय, क्योंकि आपने भाषा ऐसी चुनी है जिसकी स्क्रिप्ट में आप कौन से विषयों को लिख सकते हो, उसके कारण आपको क्या फायदा होता है मैं आगे बताऊंगा। बस आप याद रखिए कि 6वां पायदान का फायदा यहां पर मिला है। आगे, पेपर चेकर, लिखने वाला, पेपर बनाने वाला उर्दू, पेपर लिखने वाला उर्दू, पेपर तपासने वाला उर्दू। यहां पर यूपीएससी की एक पॉलिसी का उल्लंघन होता है। यूपीएससी में अगर कोई एग्जाम देता है
तो उसके ऊपर लिखा हुआ जो लिखित पेपर है उस पर जो पूरे नाम पता सबकी उसकी जो कुंडली होती है उसको हटाया जाता है, उसको एक कोड दिया जाता है और पेपर पे एक कोड दिया जाता है। इसका मतलब उसकी आइडेंटिटी छुपाई जाती है, व्यक्तिगत आइडेंटिटी छुपाई जाती है। लेकिन उर्दू भाषा के पेपर के कारण यह समुदाय की आइडेंटिटी जीवित रहती है। और जब समुदाय एक कैंपेन चला रहा हो कि हमको यहां पर कब्जा करना है, घुसना है, ये करना है, वो करना है, वो हम थोड़ी देर के लिए बकवास की बातें दूर भी करें तो उनको मिलने वाले मार्क्स पर जब प्रश्न उठता हो तब तो ये प्रश्न यहां पर कम से कम वाजिब है कि लिखने वाला भी अगर उर्दू वाला, तो इसका मतलब सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि भाई ये तो मुस्लिम है। फिर परीक्षा देने वाला उर्दू, स्वाभाविकता ज्यादातर मुस्लिम है। पेपर चेक करने वाला मुस्लिम, ज्यादातर मुस्लिम है। ये प्रश्न जब सोशल मीडिया पर उठ रहे हो और आप उसको 10-10 साल तक उत्तर नहीं दे रहे हो, तो प्रश्न थोड़ी ऊंची आवाज में पूछने के लिए चैनल से पूछा जाए तो क्या नुकसान है? वही मैं आज कर रहा हूं और उसके लिए मैं तमाम विरोध को झेलने के लिए तैयार हूं। तो पेपर चेकर तक जब ये बातें जाएं, तो जब ज्यादा मार्क्स मिलने के स्टैटिस्टिक्स सोशल मीडिया पर घूमते हो, उससे मनों में उद्वेग पैदा होता हो, सिस्टम के प्रति भ्रम पैदा होता हो और फिर भी सिस्टम जवाब देने के लिए तैयार न हो, तो यह प्रश्न टीवी चैनल का हिस्सा बनता है, शो का महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है और फिर आप उस पर आपत्ति लेते हो। आगे इंटरव्यू में मदद, इसका तो मैं आपको पूरा चार्ट ही दिखा चुका हूं और मुझे बहुत, मेरे पास 2,500-3 हजार पेजेस का मटेरियल है, इसलिए मैं अब इंटरव्यू पे स्पेशल एपिसोड में बताऊंगा क्या है। आगे क्वालिफाइंग मार्क्स, इसका भी अगर चार्ट है तो दिखा दीजिए कि क्वालिफाइंग में भी कैसा भेदभाव है। अगर आप ओबीसी मुस्लिम बनकर परीक्षा दे रहे हो तो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स अलग हैं। यह है 2009 प्री एग्जाम मुस्लिम 95, इस यहां जब मैं मुस्लिम 95 कह रहा हूं तो आप उसको ओबीसी मुस्लिम कहिए। नॉन मुस्लिम 93, 2 मार्कों का अंतर है। मेन एग्जाम में 40 मार्कों का अंतर है, इतना बड़ा फर्क है। अब आप आगे चलिए। कोचिंग सेंटर, ये जो कार्यक्रम मैं कर रहा हूं ना, मेरे कई सत्ताधारी मित्रों को लगा कि अरे मैं क्या सरकार की उस नीति का विरोध कर रहा हूं जिसमें सबका साथ सबका विकास की बात की जा रही है। नहीं मित्रों, ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये आइडिया ऑफ इंडिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, क्योंकि वो तो सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं। हमें उस पर तत्वतः कोई विरोध करने का कारण नहीं है संविधान के प्रकाश में। लेकिन ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है जिसमें इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स दिए जाएं और लोगों को पास करके प्रमोट किया जाए, ये तो आइडिया ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह का है ना। मनमोहन सिंह का बयान आपको याद होगा, जिन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों का अधिकार है इस देश के सिस्टम पर या इस देश के संसाधनों पर, तो इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार देने वाली आइडिया ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नहीं है। मोदी जी की आइडिया है तो जो परिश्रम करेगा, जो प्रतिभाशाली होगा वो आगे जाएगा। यहां तो वो नहीं है, यहां तो फेवरिज्म चल रहा है, यहां सपोर्ट सिस्टम चल रही है। और खास करके तब जब 10 वर्ष में उसके उत्तर ना आते हो तो प्रश्न गहरे होकर समस्या के रूप में, उद्वेग के रूप में सामने आते हो। तो ये 10 विरोधाभास मैंने आपके सामने दिखाए। इन 10 पर बात करने के लिए मैं 10 एपिसोड अलग करूंगा, उसमें उत्तर दूंगा। अब आगे चलते, अगला ग्राफिक मैं आपको दिखाता हूं। अगला ग्राफिक दिखाते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे तो इसमें भी कई बातें रही है लेकिन समय की कमी है। राष्ट्रीय सुरक्षा एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक उर्दू का ग्राफिक जरा दिखा लेते फिर आगे चलते हैं। उर्दू में एग्जाम देने के लिए, उर्दू पर आपत्ति क्यों है? क्योंकि उर्दू में जब एग्जाम देने की बात आती है तो पूरी जितनी भी भाषाएं हैं उन सब में जो पासिंग परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा उर्दू में है। यूपीएससी परीक्षा में भाषा साहित्य सफलता दर 2040 उर्दू 40.9, संस्कृत 11, हिंदी 13, अंग्रेजी के भी यही हाल है और भी भाषाओं के यही हाल है। उर्दू 2012 22%, संस्कृत 14%, हिंदी 11%।
उर्दू 2013 17.9%, संस्कृत 5%, हिंदी 4.2%। उर्दू 2014 19.4%, संस्कृत 10.0%, हिंदी 5.7%। 2017 19.2 और संस्कृत 7.1, हिंदी 7.1। अगर आप इसमें चाहें तो मैं आपके सामने हिंदी अंग्रेजी के अलग से आंकड़े जो है वो अगले एपिसोड में जब मैं इस मुद्दे पर बात करूंगा तो आपके सामने लेकर आऊंगा कि अंग्रेजी और अन्य भाषाओं की भी क्या स्थिति है। मुझे बताइए, 40 का आंकड़ा से लेकर 20 के आंकड़े तक का ये वेरिएशन है। उर्दू भाषा में सीखने वालों के पास इतना ज्यादा ज्ञान कहीं से आ गया, या जो प्रश्न पूछने वालों का कहना है कि उर्दू पेपर लिखने वाला, देने वाला और चेक करने वाला एक ही समुदाय का है और सरकार की नीति उनको प्रोत्साहित करने की है, ये मेरा प्रश्न है। 40% या उसको कम से कम में भी लूं तो 17.9%, उसके तुलना में बाकी आंकड़ों को मैं देखूं तो मेरा प्रश्न वाजिब बनता है। और अगर वाजिब नहीं, गलत भी है, तो उस गलत प्रश्न पर मैं आपसे सही समझने के लिए आपके साथ संवाद का, डिबेट का कार्यक्रम करने के लिए तैयार हूं। चर्चा तो हूं। अब एक और चार्ट दिखाता हूं, जो ओबीसी की बात मैंने आपके सामने की थी, क्योंकि मैं अभी कार्यक्रम का समय बढ़ा दे रहा हूं, क्योंकि यहां देश का समय खराब आने की संभावना हो तो अपने चैनल के शो का समय ज्यादा बढ़ाना जरूरी है। ये मुस्लिम ओबीसी कैसे नॉन मुस्लिम ओबीसी के सीट पर ज्यादा आंकड़ा है। 2017 का आंकड़ा हमारे पास है, जिसमें नॉन मुस्लिम एससी एसटी का आंकड़ा है। आप उसके अगर आंकड़े देखेंगे तो मैं शुरू में अगर जाता हूं, एससी एसटी मुस्लिम 3, जिसमें 5.8%, एसटी 0.2%, 3.90, मतलब 0.2 नंबर्स कैंडिडेट के और प्रतिशत 3.92। ओबीसी का प्रतिशत देखिए 24%, 24 कैंडिडेट 47%। इसका मतलब होता है कि करीब करीब 50 के आसपास। और जनरल में 22 कैंडिडेट 43%, 43.4%, करीब 43% का यह आंकड़ा है। यही हम अगर नॉन मुस्लिम में जाते हैं तो वहां पर आप देखिए, हम आपका पैनल लाइन टू लाइन आप जाइए तो आप वहां पर जाएंगे तो आपको यह प्रतिशत दिखाई देगा कितने बड़े पैमाने पर ओबीसी में फर्क है। 26% जो हिंदू ओबीसी है, ये 2018 का आंकड़ा है, ये 30.9 और इधर 46.8। ये ओबीसी नेताओं को मेरा प्रश्न है कि भाई ये प्रश्न आप क्यों नहीं उठा रहे हैं। मैं कोई विवाद या झगड़ा करवाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप अपने जाति के, अपने समुदाय के नेता होने का, अपने समुदाय को दंभ भरते हो, उसके आधार पर लड़ाई लड़ने की बातें करते हो, लेकिन एक विशिष्ट समुदाय जब आपके अधिकार को ज्यादा मात्रा में लेकर आपको अधिकार कम दे रहा हूं तो तब आप क्यों नहीं बोलते। आप नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी का शिष्य सुरेश चौहान के इस पर जरूर बोलेगा। यह अनुपात है। मैं इसका माइक्रो डिटेल विश्लेषण करने के लिए अलग से एपिसोड भी लेकर आऊंगा। अब एक मदद वाला भी दिखा देते हैं। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा के पास जाऊं उसके पहले मदद वाला भी, क्योंकि कोई भ्रम ना रहे। सरकारी मदद अल्पसंख्यक के नाम पर मिलती जब है तब यह मदद का यूपीएससी, स्टेट पीएससी, इसको गैजेटेड के लिए जब दिया जाता है तो मुस्लिम को कितने मुस्लिम को मिला, उसके बाद ईसाई को कितना मिला, सिख को कितना मिला, बुद्ध को कितना मिला, पारसी को कितना मिला, अगर आप देखेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि सारा जितना अधिकार है इस कोटे का, वो सारा अधिकार, पूरा फायदा एक कम्युनिटी लेकर जाती है। अगर आप उसको सबसे नीचे लाकर जाएंगे तो टोटल मारा हुआ है जो तीनों प्रकार की गैजेटेड नॉन गैजेटेड एग्जाम से, उसमें 3723 का आंकड़ा एक समुदाय का है, दूसरे का 613 का है, तीसरे का 408 का है, उसके बाद 168 और 154। चलिए अब अगला एक ग्राफिक और आपको दिखाते हैं। सरकार से मिलने वाली उड़ान के द्वारा मिलने वाली मदद, उसमें
ये जो मदद अल्पसंख्यक के नाम पर दी जा रही है, इसलिए ये केवल अल्पसंख्यक को जब हम कहते हैं तो उसमें भी बड़ा हिस्सा ये मुस्लिम समुदाय लेकर जाता है। उसमें यूपीएससी, स्टेट पीएससी, जिसमें गैजेटेड, आप ऊपर के दोनों तीनों आंकड़े देखिए, नीचे तक आपको 1 लाख से लेकर 25,000 तक की उड़ान योजना के अंतर्गत की ये आंकड़े मिलेंगे। सामान्य छात्र के खर्चे और सरकार की तरफ से दिए जाने वाले जो हॉस्टल्स हैं या जो कोचिंग सेंटर्स है, उसकी तुलना अगर हम करें तो चलिए, मैं खर्चे पे नहीं जाता, लेकिन एक बात आपको जरूर बताना चाहता हूं। यह भेदभाव कैसा है, भेदभाव कैसा है कि आइडिया ऑफ मनमोहन सिंह की जो है आइडिया ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने कहा कि यूपीएससी में कोचिंग सेंटर देते हैं। तो कोचिंग सेंटर कहां कहां दिए गए? 5 कोचिंग सेंटर दिए गए। उन 5 कोचिंग सेंटर में से 4 कोचिंग सेंटर मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिए गए, जिसमें एमू, उसके साथ जामिया, उसके साथ जामिया हमदर्द, और दोनों जामिया दिल्ली में है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है, फिर हैदराबाद की मौलाना अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, और एक यूनिवर्सिटी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में लखनऊ में दी गई है। तो क्या भाई मुंबई यूनिवर्सिटी ने क्या घोड़ा मारा हुआ था? चेन्नई की यूनिवर्सिटी ने क्या किया हुआ था? क्या आपको यह करना ही है तो यही क्यों करना है? इसका मतलब आप खुद ही, सरकार ही ऐसी व्यवस्था बना रही है, और जब ऐसी व्यवस्था पर प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न को उठाया ही न जाए, इसलिए पुलिस थाने से लेकर देश के सर्वोच्च न्यायालय तक आवाज उठाया जाता है। उससे भी जब नहीं रुकता तो गेट पर गुंडे भेजकर खुद अंदर एंट्री करने के लिए प्रयास किया जाता है। मैं आपके सामने इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहा हूं तो 550 पुलिस वाले मेरा कार्यालय और मेरे घर पर सुरक्षा के लिए है। किससे है? क्या मैं कोई आदेश साइन कर रहा हूं? यहां पर राष्ट्रपति हूं क्या? आदेश साइन करूंगा, इस मिनट निर्णय बदल जाएगा, आपका सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि आपका झूठ अगर हिंदुस्तान को पता होगा तो कल राष्ट्रपति भी साइन करेंगे और आपका दुकान बंद हो जाएगा। धर्म के नाम पर लोगों को बहला फुसला कर अगर कोई प्रतिभा से जाता है, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक विशिष्ट प्रयासों के साथ, योजनाबद्ध प्रयासों में नारा देकर कि ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा करना है तो विरोध तो होगा, करूंगा। यहां रोकोगे तो मेरा संविधान जहां जाकर बोलने का अधिकार देता है वहां जाकर बोलूंगा, लेकिन बोलूंगा, हर कीमत पर बोलूंगा, और बाबा साहब के सपनों को किसी को चकनाचूर करने नहीं दूंगा। समय की कमी, इसलिए इस मुद्दे पर मैं अगले एपिसोड में बात करूंगा। बात करते राष्ट्रीय सुरक्षा की। मैं इसमें जिनके नाम लेने जा रहा हूं उन लोगों को आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जरा दिखाइए, मैं आपके सामने कुछ ग्राफिक के द्वारा बताना चाहता हूं। मैं इन लोगों को जो फाउंडेशन ट्रेनिंग देता है उस ज़कात फाउंडेशन पर प्रश्न उठा रहा हूं। यहां पर आपको एक महत्वपूर्ण चीज जानना बहुत जरूरी है। यह ज़कात फाउंडेशन है जो 40 में से 27 मुस्लिम उम्मीदवारों को परीक्षा में पास करवा कर लाने का आंकड़ा खुद अपने वेबसाइट पर देता है। पूरे देश में इतने लोग बैठते हैं, इतने सेंटर है, उनमें 40 में से 27 लोग, 40 मुस्लिम भाई अगर जीत का चुनकर आए तो उनमें से 27 अकेले इनके हैं। आंकड़ा अगर कुछ गलत है तो मैं दुरुस्त करने के लिए भी तैयार हूं। ज़कात फाउंडेशन का आंकड़े से भी ज्यादा जरूरी मुझे राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। जरा ग्राफिक को फुल स्क्रीन दिखाइए। या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक मनमोहन सिंह से लेकर कहां तक पहुंचते हैं मैं आपको बता रहा हूं। एक संस्था है मुस्लिम एड पाकिस्तान, जिसका जो चेयरमैन है खालिद लतीफ, ये आईएसआई का जनरल था। ये अभी मुस्लिम एड पाकिस्तान का चेयरमैन है। मुस्लिम एड यूके ब्रिटेन का जो हेड है वो, और उसी फाउंडेशन में ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया सैयद जफर महमूद मनमोहन सिंह के ओएचडी थे। और जो मुस्लिम समाज को पिछड़े हुए हैं इसलिए उनका उत्थान करने के लिए सच्चर कमेटी बनाई गई थी, उसका प्रभार इनके पास था। पीएमओ में ही आदमी को रखा गया था कि प्रधानमंत्री जो
पहले अधिकार की बात कर रहे हैं वो पहुंचना चाहिए। यह खतरनाक, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ इसके आपके सामने रख रहा हूं, जो तमाम मीडिया ने भी 5वें 10वें पन्ने पर छोटे से न्यूज के तौर पर भारत में भी छापा है, लेकिन ज्यादा किसी को बोलने की और आवाज उठाने की हिम्मत नहीं हुई। हमारे राजनीतिक डिबेटबाजों को भी पॉलिटिकल डिबेट के आगे बढ़कर कभी राष्ट्रीय सुरक्षा की इन डिबेट पर चर्चा करने की इच्छा नहीं हुई। कोई बात नहीं, हम करेंगे, जहां कम वहां हम। लिंक क्या है? जाकिर नाइक, नाम देख लीजिए, मैं आगे डायग्राम दिखाऊंगा। जाकिर नाइक, आतंकवादियों का नायक जाकिर नाइक, अलकायदा का लादेन, तालिबान, उसके बाद ISIS वाला, उसके बाद हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद, ये सारे लिंक कहां आते हैं? मैं कितना गंभीर डायग्राम आपके सामने रख रहा हूं। अगला स्लाइड देखिए, ये लाइन कैसे बनती है। ये बीच का व्यक्ति के पास जाइए, जफर हुसैन कुरैशी। ये व्यक्ति हैं जो भारत में ज़कात फाउंडेशन का डायरेक्टर भी हैं और जाकिर नाइक के कंपनी में 9 साल, करीब 1 दशक यूके में ये डायरेक्टर रहा है। 9 वर्ष जाकिर नाइक के साथ। और वो भारत में ज़कात फाउंडेशन का भी डायरेक्टर है, जहां पर सैयद जफूर महमूद, जो कि OSD2 प्रधानमंत्री हमारे माननीय मनमोहन सिंह जी के साथ था। मैं यहां पर एक प्रश्न पूछता हूं। मेरा प्रश्न यह है कि ऐसा कहा जाता है, बांग्लादेश ऐसा कहता है कि हमारे देश के युवाओं के मोबाइल में जाकिर के वीडियो ने विष पैदा किया और इसलिए वो आतंकवादी बने। इसलिए पहला देश भारत नहीं, बांग्लादेश था जिसने जाकिर पर कार्रवाई की। जिस आदमी के वीडियो मोबाइल में होने के कारण जो व्यक्ति इतना विषैला है कि आतंकवादी बनाता हो, उस आदमी के साथ 9 वर्षों तक, अर्थात 3285 दिन, अर्थात 78,000 घंटे जो आदमी रहा हो, उस आदमी पर कितना असर हुआ होगा और कितना ट्रांसमिट हुआ होगा। अबे हम तो सेफ डिस्टेंस की बात करते हैं ना, यहां तो डिस्टेंस है ही नहीं, इतनी करीबियां हैं। और इतनी करीबियां होने के बावजूद अगर कोई बोल नहीं रहा है तो मैं बोलूंगा। मैं ये डायग्राम आपके सामने लिंक के साथ दे रहा हूं, तमाम लिंक के साथ। आगे चलिए, अगली लिंक दिखाते हैं। जफर हुसैन यूके में डायरेक्टर है, जो अभी मैंने आपको बताया। हाँ, मैं आगे चलता हूं। ये ISIS और ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका, इसका क्या लिंक है? तो ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका को पैसा मिलता है ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका से। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया को पैसा मिलता है ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका से। और जो बगदादी से लोग जुड़े हुए हैं, इसका रिपोर्ट भी है। ये रिपोर्ट अमेरिका के, ये अमेरिका में इसको लेकर एक रिपोर्ट है। मैं बस आपको पहला पेज दिखाता हूं, जरा दिखाइए। ये जॉइंट हियरिंग बिफोर हाउस फॉरेन अफेयर कमेटी, वॉशिंगटन DC, अप्रैल 19, 2016। ये रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। और यही रिपोर्ट नहीं, मेरे पास इस हर आरोप के, यहां तक कि ये देखिए, मैं 2344 लिंक लेकर यह आपके सामने साबित करूंगा। 2344, 2344, इतने बारीक बारीक सारे इंसिडेंट्स ये जॉइंट हियरिंग बिफोर हाउस फॉरेन अफेयर कमेटी, इसके सामने ये रखा गया है। और वॉशिंगटन DC, अप्रैल 19, 2016 का ये डॉक्यूमेंट है। जो इसके सिवा भी मेरे पास और डॉक्यूमेंट है, जरा फिर लीजिए इस स्लाइड को फिर लीजिए। इसके साथ साथ आगे भी चलिए, इसको अगले एपिसोड में भी हमको दिखाना है। अब यहां पर चलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है हिंदुस्तान के लिए वाली स्लाइड, बारीकी से देखिए। अलकायदा, तालिबान, इस्लामिक फाउंडेशन, मदीना ट्रस्ट, इन सब का इनडायरेक्ट डायरेक्ट लिंक सैयद जफर महमूद, OSD2
मनमोहन सिंह, हमला कहां होता है? भारत के यूके की एम्बेसी पर, भारत के दूतावास पर। उसको फंड करने का, लेन देन करने का आरोप मदीना ट्रस्ट पर लगता है, और यह मदीना ट्रस्ट पैसा देता है ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया को। ये मदीना ट्रस्ट एक इस्लामिक फाउंडेशन से जुड़ा है, और इस्लामिक फाउंडेशन है अल कायदा तालिबान से जुड़ा। अब थोड़ा मुझे लीजिए स्क्रीन पे, इनको थोड़ा साइड में लीजिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब यह आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, मेरा यह शो कोर्ट ने रोका तो ज़कात फाउंडेशन की नींद उड़ गई, उनके ध्यान में आ गया कि अरे 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 ये बहुत कुछ होने वाला है। हालांकि इसमें एक व्यक्ति मेरे से बातचीत कर कर यह बात पहुंचा रहा है, यह भी मुझे समझ में आ गया, उसके बाद मैंने बात करना बंद किया। लेकिन मदीना, ये आप गूगल करके देख सकते हैं, इस मदीना ट्रस्ट के साथ हमारा संबंध नहीं, ऐसा खुलासा खुद, या कितना संबंध है, ऐसा खुलासा ज़कात फाउंडेशन ने 4-5 दिन पहले अपने वेबसाइट पर खुद किया है। मैं ये सारे लिंक दिखाने वाला हूं, इसलिए ज़कात फाउंडेशन ने इसमें यूके के ट्रस्ट में, यूके के कंपनी में ये डायरेक्टर होने की बात का भी खुलासा किया है। मुझे बताइए, क्या ये सारी चीजें आपको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं लगती हैं? मुस्लिम एड, तमाम, ये तो मैं आपको बस, आप समझिए कि मैंने आपको 1% बात बताई है। मैं तो आपको एक स्पेशल एपिसोड ज़कात फाउंडेशन पर लेके आने वाला हूं। मैं कार्यक्रम के आखिर की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं तो पूर्ण अपील में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, भारत सरकार से करने जा रहा हूं। इस वक्त, अभी के अभी, या कम से कम आज रात 12 बजे तक तमाम ज़कात फाउंडेशन जैसे आईएस या यूपीएससी से जुड़े हुए जितने भी फाउंडेशन या ट्रस्ट है, एनजीओ है, उन तमाम लोगों के कार्यालय को इस वक्त सील किया जाए। इसी वक्त इनसे जुड़े हुए लोगों के पासपोर्ट को रद्द किया जाए, कहीं ये जाकिर की तरफ भाग ना जाएं। और इसलिए यह कार्रवाई जरूरी है, क्योंकि मैंने जब से इस शो की घोषणा की तब से कई कागजात भी वहां से गायब किए जा रहे हैं और वेबसाइट से कई पेजेस को निकाला जा रहा है। मित्रों, मैं कार्यक्रम के आखिर में, आज के एपिसोड के आखिर में मांग करता हूं कि यूपीएससी के रिफॉर्म के तरफ भारत सरकार आग्रही रहे, आगे बढ़े, समयबद्ध और जल्दी से जल्दी उसको पूरा करे। उर्दू माध्यम लेकर, स्क्रिप्ट लेकर अन्य विषयों को लिखने की छूट को बंद किया जाए, और उर्दू पेपर के बारे में, उर्दू भाषा लेकर मिलने वाले मार्क्स के बारे में जो समाज में भ्रम है, जो आपस का भाईचारा खराब कर रहा है, इसलिए उस भाषा पर भी यहां से प्रतिबंध लगे। आप कहेंगे कि भाई ये तो शेड्यूल्ड की भाषा है, इस पर प्रतिबंध कैसे लग सकता है? तो मैं आपको उदाहरण देता हूं कि लालू प्रसाद यादव, खास करके मुझे विरोध करने वाले फेटर्निटी के नायक जो आजकल जेल में हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए मिथिली भाषा का इसलिए अपने यहाँ के राज्य के परीक्षाओं से हटाया था, मैथिली भाषा को इसलिए हटाया था क्योंकि ज़्यादातर उस भाषा को उस भाषा में परीक्षा देकर चुनकर आने वाले लोग ब्राह्मण समाज से थे। हो चुका है, उदाहरण है, क्यों नहीं किया जा सकता? और बाबा साहब ने कहा है कि इस संविधान की रक्षा के लिए और इस देश के उन्नत भविष्य के लिए आने वाली पीढ़ियां सत विवेक बुद्धि के आधार पर इस पर शोध संशोधन कर सकती है, हुए है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में मैंने आपके सामने केवल इतनी ही घटनाएं रखी है, जो कि मेरे पूरे अभियान का 10% भी नहीं है। मैं माननीय न्यायालय, माननीय अन्य तमाम व्यवस्थाएं, उनको आग्रह करता हूं कि मेरे इस एपिसोड को एक एपिसोड इंडिपेंडेंट ना देखकर 9 एपिसोड को एक साथ देखा जाए। मैं ये वचन भी देता हूं कि इन 9 एपिसोड के लिए जो मैंने कागजात एकत्र किए हैं, जैसे जाकिर नाइक के समय मैंने एकत्र किए थे, और मेरे कागजात के आधार पर आज जाकिर नाइक हिंदुस्तान से बाहर गया है, और मुझे रोकने के लिए उसने कांग्रेस के फाउंडेशन को 5 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया था, जिसके बाद 9 मुस्लिम सांसद प्रधानमंत्री के पास मिलने गए थे। प्रधानमंत्री ने तब मनीष तिवारी प्रसारण मंत्री थे, उनको आदेश दिया था, और उन्होंने मेरे ऊपर शोकॉज निकाली थी। कोर्ट से मुझे स्टे मिला था, कार्रवाई रुक गई थी, लेकिन इसका पूरा खुलासा
पिछले दिनों लॉ मिनिस्टर ने भी आपके सामने मुझे भेजी हुई नोटिस के साथ किया था। खैर डिटेल में बाद में बात करते हैं। मित्रों, मैं ओवैसी, एससी, एसटी और भी कई मुद्दों को लेकर कल से रोज रात 8 बजे आऊंगा। रात को 9 बजे, रात को 8 बजे चलने वाला इस एपिसोड का पुनः प्रसारण रात को 11 बजे भी होगा, सुबह 8:30 बजे भी होगा। इसका रिपीट टेलीकास्ट ही ना हो, यह भी मांग की गई थी, इसलिए आपको देखना चाहिए। सुदर्शन आज कई जगह पर दिख नहीं रहा है, यह भी मुझे कंट्रोल रूम से बताया जा रहा है कि नो सिग्नल, लो सिग्नल ऐसा आ रहा है। कोई बात नहीं, यूट्यूब पर यह है, आपके मोबाइल पर सुदर्शन का ऐप डाउनलोड करिए, उस पर देखिए और वहां पर आपका सुदर्शन आपको मिलेगा। मित्रों, देशवासियों, माननीय व्यवस्थाओं, मैंने आज आपके सामने एक अबोध बालक की तरह ये मुद्दे को रखा है। मैं ये इस बात पर अड़िग भी नहीं हूं कि यही सही है। हम सबको सही और सत्य की दिशा में प्रवास करना है। उधर जाने के लिए मैं किसी भी उस व्यक्ति से संवाद करने के लिए तैयार हूं जो धर्म से पहले देश को रखता हो। ऐसे हर व्यक्ति का हम स्वागत करते हैं और हम यही मानते हैं कि व्यवस्था में वही लोग जाते हैं जो पहले राष्ट्र को मानते हैं, धर्म को बाद में मानते हैं। मैं ऐसे हर व्यक्ति के साथ बहस करने को तैयार हूं। किसी को डर लगता हो कि सुदर्शन के स्टूडियो में आकर बात करें तो मैं उसके यहां पर भी जाने के लिए तैयार हूं। आप बुलाइए, हम बात करेंगे, नया हिंदुस्तान बनाएंगे, भ्रमों को तोड़ेंगे, सपनों को ऊंची उड़ान देंगे और घुसपैठ करने वाले के षड्यंत्र करने वाले संख्या में कितने हैं उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन ऐसा किसी को कहने भी नहीं देंगे। आज यही रुकेंगे, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। हमारे बंदे रहेंगे तो इसका फायदा हमें हो सकता है। IAS IPS ऑफिसर्स बनाइए। मैं चाहता हूं कि हमारे मुसलमान IAS बने, IPS बने, IRS बने, IFS बने। अगर इस मुल्क को सुधारना चाहते हो, अपना हक लेना चाहते हो, तो ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो। इस्लाम में कई भी जात पात ऊंची नीची बात